फील्ड देखिए, ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा चलते जाता है तो ये यहां पर है अभी इलेक्ट्रिक चार्ज, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। कैसे बनाया? ये वाली चार्ज और ये वाली लोकेशन, इन दोनों में स्ट्रेट लाइन खींची, उस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया। ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर इसमें ये स्ट्रेट लाइन में चार्ज ऐसा चलते जाता है, दो कंडीशन हो सकती है। एक, सिंगल चार्ज यहां से यहां तक जा रहा है, दूसरा, इस पूरे में चार्ज बढ़ते चला जाता है। ओके, तो देखिए ये कैसे बनता है। ये जब चार्ज नीचे था इधर और ये जब चार्ज इधर आया तो नीचे, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया करेंगे और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। So this is electric field in a straight line. तो जब पूरे रिंग में चार्ज भर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको क्या मिल रही है? along the straight line, along the axis, ये E की डायरेक्शन मिलती है और चार्ज है कहां? पूरे रिंग में। ये कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन में, ये आज हम लोग थ्योरी पर, ये अभी आपने इसको एनिमेशन में देखा। एक मिनट में हम लाइन डायपोल, दो चार्जेस, एक प्लस और एक माइनस। लाइन कहां से कहां जाती है? प्लस से माइनस। इस तरह से लाइन प्लस से माइनस जाती है। ऐसे लाइन्स रहती हैं, सीधी लाइन्स नहीं रहती, कर्व्स मिलेंगे और कर्व ऐसे बड़े होते चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे बड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जब एक प्लस माइनस चार्ज ऐसा होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। ये जो होना है ये क्या है? चलना, मोशन, मूव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने मूव कराना है तो चार्ज को क्या करना चाहिए? ये, और इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। तो अगर हम एक चार्ज को ऐसे ऑसिलेट कराएंगे तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा रहेगा कि मूव करेगा? हाँ, ये याद रखिए, क्योंकि यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि टॉवर से चल के सिग्नल हमारे मोबाइल का काम है। टॉवर में प्लस माइनस चार्ज है और वो क्या करता है? ऐसे बार बार ऐसे करता है। एक बार ऐसे किया, उसने एक लाइन को धक्का मारा, फिर दूसरी बार ऐसा किया, उसके पीछे दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का मारा, फिर तीसरे को मारा और वो हमारे मोबाइल का काम है। और इसकी चलने की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अगर डायपोल हो, ऑसिलेशन हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल, ये आपने देखा इस तरह से बढ़ता है अगर ऑसिलेट करता है तो। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये एक स्पेस में मूव करता है तो देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती है। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। कैसे पता लगा मुझे? इससे निकलने वाला फील्ड बाहर जा रहा है कि अंदर? इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव। और पहले जो रेड वाला था उसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो इसकी तरफ फील्ड जहां जहां जाएगा आएगा और लाल वाले से हमेशा निकलेगा। तो फील्ड इसके अंदर आप देखेंगे कि फील्ड की जो रचना है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसको हमेशा कहां से निकलना है? ब्लू से, और हमेशा कहां खत्म होना है? रेड। इस तरह से ये
ब्लू और रेड जहां भी आएंगे अपने चारों तरफ अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहेगा। ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ अगर हम एक सरफेस लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर उस सरफेस को टच होता है, इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। ओके, देन अगेन वी विल सी इट। एक इलेक्ट्रॉन ये हमने भेजा, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने हीट किया, इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकलता है और ये वाली एक ग्रिड है जाली, इस जाली को हमने एक बैटरी के नेगेटिव पे लगा दिया। तो नेगेटिव हमेशा प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट करती है, मतलब फोर्स लगाती है। और फोर्स हमेशा क्या पैदा करता है, एक्सेलरेशन। ओके, अगर उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये ऐसा वो सीधा भागेगा। ये जो चीज है, ये जो डिवाइस हमने बनाई, इसका हमने नाम रखा इलेक्ट्रॉन गन। क्या नाम है इसका? इसको हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। उस समय हम इसको छोटा सा बनाएंगे और बोलेंगे कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन या आयन चार्ज है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते, आयन यूज करते हैं। तो दिस वी विल कॉल, ओके, माइनस प्लस, ठीक है, भले माइनस निकले भले प्लस निकले, चार्ज निकलेगा। सामने ग्रिल में कौन सा चार्ज लगाएंगे, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया होगा, वेरी गुड, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर हमने एक सेल लगा दिया, एक उस सेल में एक प्लस है और एक माइनस है। बताइए ऊपर की तरफ क्या लगाया होगा, माइनस, तो ये इस तरह से अपने को खींच लेगा। सो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से निकला चार्ज और उसको सामने पैरेलल प्लेट लगा के हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं। अब ये पैरेलल प्लेट के बीच में क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने दिया है प्लस, यहाँ दिया है माइनस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उसमें पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ऐसे फोर्स लगा के मोड़ दिया। ये इधर भी आता है और इधर फोर्स लगता है। ये ठीक उसी तरह का है जैसे हम प्रोजेक्टाइल में ऐसे पत्थर को फेंकते हैं, उसकी स्पीड ऐसी है और अर्थ ऐसे नीचे खींचती है, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल बनता है। ये ऐसा सीधा फेंका गया है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये कौन सी शेप बना रहा होगा, ये यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, उसके बीच में हमने एक सरफेस रखी। तो आप देखेंगे इसकी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आपस में जो एंगल बनाती है, ये हर जगह पर अलग अलग एंगल होता है, हर जगह पर अलग अलग एंगल होता है। गॉसियन सरफेस अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये एक लाइन से, ये एक चार्ज लाइन है, इसको हमने चार्ज दिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी अभी आप देखेंगे, ब्रश जैसे निकलेंगे वो। हाँ देखिए, इसको चार्ज दिया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके ऊपर हमने एक पेपर लपेटा, ये पेपर लपेट दिया। अब ये पेपर के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टकराएगी, हर जगह कितना एंगल बनाएंगे, 90 इधर, 90 इधर, 90, हर जगह डिस्टेंस कैसा है उसका, इक्वल। ऐसी जो सरफेस जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो और हर जगह एंगल भी एक समान हो, सिमेट्री हो। इसकी सिमेट्री, एंगल की सिमेट्री और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की सिमेट्री, ऐसी सरफेस हम कल्पना किया करेंगे, इमेजिन करेंगे और उस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस ने इसके लिए सोचा था, तो दिस इज गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस का एनिमेशन है कि गॉसियन सरफेस ऐसी होगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल को हमने लिया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में रहते हैं, तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन आप देखिए, अभी हमने इसमें कोई बैटरी या सेल नहीं लगाया, तो ये सब ऐसे करते हैं। फिर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी लगा देते हैं, इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? क्या सब सीधे हो जाते हैं? आंसर है नो, सीधे नहीं होते। अभी भी वैसा चलने पर सब के सब खिसकना शुरू हो जाते हैं, ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसी से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा वो ब्लू लाइन से दिखता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू वाला बनता है। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि लाइन से सब निकल रही है। ये माइकल फैराडे जिन्होंने सब आविष्कार किए थे। हम लोगों ने स्टडी किया है, कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट दिखाएगा, उस इफेक्ट के कारण कोई दूसरा चार्ज उसमें आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ये जो अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैलाता है उसको हमने क्या नाम किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी यूनिट चार्ज पर वो जितना फोर्स लगाएगा किसी लोकेशन पर, उस लोकेशन पर वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हमने क्या नोटेशन बनाया था? E। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। E किसके कारण बनता है? एक सोर्स चार्ज के कारण, जिस सोर्स चार्ज ने चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाया। और ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग है? तो आंसर है जितने ये चार्ज की ताकत है। ये चार्ज अगर ज्यादा होता जाएगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और उसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला बनाया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। सो ये किस पर डिपेंड करता था कि Q कितना है और R कितना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो कूलम्ब्स लॉ का नियम है, क्या नियम बताता है हमको? चार्ज से उस पॉइंट को मिलाइए ऐसे। अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर ढकेलती हुई, और माइनस है तो अंदर की तरफ खींचती। इस तरह से कोई भी चार्ज किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये चार्ज खुद कैसी शेप में है? तो आंसर है ये पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा? तो आंसर है इधर ऐसा निकालेगा, और इस तरफ ऐसा, इधर ऐसा। अभी अभी आपने एनिमेशन में देखा, ये सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, ये पॉइंट चार्ज के लिए था। आज हम ये स्टडी करेंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज ना होकर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। जैसे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा पूरा भरा हुआ है, तो दैट विल बी नोन एज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसी तरह से हमने देखा था पिछली क्लास में एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर शेप, और वो शेप है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, और उसका उसके चार्ज से क्या रिलेशन होगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। ओके, ये एक रिंग है, मेटल का रिंग है, और इसको हमने चार्ज दिया।
इस मेटल के रिंग की एक एक्सिस होगी, इसका हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाते हैं और ये इसकी एक्सिस है, ये सामने की तरफ, ये पीछे की तरफ, और इस पर हमने चार्जेस दे दिए। इस पर पूरा चार्ज हमने दे दिया Q। ओके, अब इस Q चार्ज के कारण इस लाइन पर यहां से हम कुछ डिस्टेंस पर गए, ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको निकालना। ये जो x डिस्टेंस है बताइए, ये इसके सेंटर से है या किसी चार्ज से है? सेंटर से। x डिस्टेंस हमने कहां से लिया? सेंटर से। ओके, इसका रेडियस a है, ये हमने मान लिया a, so it has got radius a, the distance x, and there is a point P located at this distance. ओके, तो यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए एक बड़ी छोटी सी डेरिवेशन है। यहां पर हम एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्यों मानते हैं पॉइंट चार्ज? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। इसलिए हमको मजबूरी है, हम स्टार्ट किससे करेंगे? पॉइंट चार्ज। लेकिन है तो पूरे रिंग में चार्ज, तो यहां पर पॉइंट चार्ज को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? पॉइंट चार्ज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ये मानते हैं इसके पास एक छोटी सी लेंथ है और वो लेंथ है dl। कैलकुलस में dl एक ऐसी चीज है जो हमको बड़ी सुविधाजनक है। इट गिव्स लॉट ऑफ फैसिलिटी टू अस। Whenever we want, we can take dl as a line, and whenever we want, we can take dl as a point. तो जब हमको फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या बोलते हैं कि dl तो पॉइंट है, इसलिए पॉइंट वाला फॉर्मूला हम उठा लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपना काम निकाल लेते हैं, पॉइंट उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बदल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि dl तो क्या है? एक लाइन, और ऐसे लाइन 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 सब लाइनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो किसका इफेक्ट आ जाएगा? पूरे रिंग का इफेक्ट आ जाएगा। उस समय हम dl को क्या मान लेते हैं? लाइन। तो dl के साथ ये फैसिलिटी है, वी कैन टेक इट एज ए पॉइंट, वी कैन टेक इट एज ए लाइन। तो dl इज सो स्मॉल। अच्छा, अब यहां पर कुछ यहां पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ is lambda dl। ये वाला नोटेशन आपको समझ में आया? लैम्डा इज व्हाट? चार्ज ऑन 1 यूनिट लेंथ। 1 मीटर पर कितना चार्ज होता है? लैम्डा। तो dl मीटर पे कितना होगा? लैम्डा इनटू dl। और उसी चार्ज का हमने नाम क्या रख दिया? छोटा सा चार्ज dq। इस तरह से ये हमने चार्ज का नाम रखा dq इज लैम्डा dl। ओके, तो यहां पर dq चार्ज रखा हुआ है, dq। ये चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर से सुनिए, यहां पर कुछ चार्ज नहीं रखा है सेंटर में, इसलिए यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने इसको मिलाया ये, और इसकी डायरेक्शन यहां से इसी लाइन को आगे बढ़ाया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका वेक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है? dq चार्ज ने बनाया। ये dq चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये बात समझ में आ गई? यहां का जो dq चार्ज है ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वो किस तरफ होगा? इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? नीचे वाले dq के कारण। ये किसके कारण है? ऊपर वाले के कारण। इसकी अपनी डायरेक्शन है, इसकी अपनी डायरेक्शन।
इसी तरह से अगर ये रिंग ऐसा है, अगर ये रिंग ऐसा बना हुआ है और यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं तो ये कैसा बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हर पॉइंट से ऐसे एक एक लाइन खींचिए तो क्या बनेगी, कोन। ऐसे कोन बनी, सब तरफ से लाइन है और यही कोन आगे जाके ऐसा निकलेगी। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन आगे चलिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी और इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। इसमें हमने कोई भी एक एंगल मान लिया, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा ड्यू टू सिमेट्री। अगर ये सब एंगल थीटा है, ये ई है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, ई cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ई sin थीटा। इसी तरह से इस ई का इधर कंपोनेंट ई cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट ई sin। ई cos थीटा, ई sin थीटा, ई cos थीटा, ई sin थीटा। इस तरह से सबके कंपोनेंट हो गए। अब अगर यहां पर एक dq ऊपर है तो ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक dq नीचे है, तो नीचे वाले dq का ये कंपोनेंट देखिए e sin थीटा, ऊपर वाले dq का ये कंपोनेंट देखिए e sin थीटा। दोनों e बराबर है। क्यों? ये डिस्टेंस कैसे है, इक्वल। dq भी कैसा है, इक्वल, इसलिए दोनों e बराबर है। दोनों थीटा बराबर है सिमेट्री के कारण, इसलिए दोनों e sin थीटा भी कैसे हैं, इक्वल। अगर इक्वल है और अपोजिट है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से यहां का dq जो फील्ड बनाएगा और यहां का dq जो फील्ड बनाएगा, ये दोनों फील्ड एक दूसरे का e sin थीटा कैंसिल कर देंगे। ये समझ आएगा? लेकिन इसका e cos थीटा और इसका e cos थीटा ये कैंसिल नहीं कर पाते, ये आपस में जुड़ जाते। तो कौन से कंपोनेंट सबके कैंसिल हो गए और कौन से कंपोनेंट सबके ऐड हो गए, e cos थीटा। तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, तो आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ e sin e cos थीटा। ओके, यहां हमने इसको नोट कर दिया। e sin theta component, e sin theta due to all charges is cancelled. Therefore, net electric field is equal to integration of e cos theta इंटीग्रेशन और समेशन ऑफ e cos थीटा। ओके, अब e cos थीटा का समेशन करने के लिए हम लोग इसको क्वांटिफाई करते हैं। देखिए, e इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां से स्टार्ट किया था, e कौन बना रहा है, dq। इसको हम e लिख सकते हैं, dq बना रहा है तो इसको हम de भी लिख सकते हैं, स्मॉल, लेकिन e रखते हैं, ठीक है। इसको हम e नेट कर देंगे। तो ये e की वैल्यू कितनी होगी बताइए। सोर्स चार्ज के कारण हमारा फॉर्मूला क्या है, ये, तो e की वैल्यू ये है। r क्या चीज है, नो नॉट रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड द पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x। ये वाला डिस्टेंस कितना है, a। ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा। एनीवे, मुझे यहां पर क्या लिखना है, e की जगह बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। So this is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट this is 1/4 pi epsilon naught and this is dq upon r square
ये E हो गया और उसके बाद cos थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r। So this we can write as x upon r। ठीक है, okay, so this is equal to integration of 1 upon 4 pi epsilon naught dq। dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq lambda into dl। lambda into dl और इसको क्या लिखना है, x, नीचे क्या आया r क्यूब। r स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r क्यूब किसके बराबर हुआ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू, पहले हमने रूट निकाला 1/2 और फिर उसका क्यूब कर दिया 3/2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई r क्यूब। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन वेरिएबल्स का होगा, इसमें लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ व्हिच इज ए कांस्टेंट। 4 pi epsilon naught that is a constant। x यहां से यहां का डिस्टेंस, इस चार्ज से इस चार्ज में आए, इस चार्ज में आए, इसमें आए, इसमें आए या इसमें आए, x की वैल्यू नहीं बदलती। So that x is also a constant for this integration। So this will be x upon a square। a क्या है, रेडियस। अब इसका रेडियस आप इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए या इधर लीजिए, सब तरफ रेडियस कैसा है, सेम। इट इज नॉट वेरिएबल, so that is also a constant। a square plus x square to the power 3/2। फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, वेरी गुड, so इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl 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 पूरे का इंटीग्रेशन करिए, कितना आया, 2 pi r। गुड, यहां पर रेडियस की वैल्यू हमने क्या ली है, a, इसलिए कितना होगा 2 pi a। सो अब अगले स्टेप में हमने इसको कर दिया लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon naught x upon a square plus x square to the power 3/2 and this is to be multiplied with integral dl। integral dl is equal to 2 pi a। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 pi 4 pi कैंसिल हो गया, हाउ मच विल बी lambda x a upon 2 epsilon naught a square plus x square to the power 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन आ गया। ये इसकी क्वांटिटी होगी एट एनी पॉइंट। तरीका समझ में आया, क्या तरीका लिया हमने, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर उसको पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दिया। बस इंटीग्रेशन में हमको ये समझ में आया कि ई साइन थीटा हर जगह पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, ई कॉस थीटा। और उसकी वैल्यू रख के हमने वो वाली टर्म में उस लैंग्वेज में आंसर निकाला जो हमारी गिवन क्वांटिटीज है। हमारी गिवन क्वांटिटीज क्या है, there is a ring which has a linear charge density lambda
It has a radius a. There is a point at distance x. Find out the electric field. This is the electric field. ठीक है? इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अब अगली चीज ये उसका मैग्नीट्यूड है। What is the direction of this electric field? तो इसको देखिए एरो, कौन सा एरो बच गया? यस, इस एरो के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, खत्म। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, ये सब इधर जुड़ गए। तो इस जगह पर एक्सिस पर जब हम देखते हैं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलता है। कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये जबकि यहां पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ये सारे मिलके ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर और ऐसा फोर्स लगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को क्या लिखना है? डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब इसमें एक छोटी सी चीज और, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कौन से स्पेशल केसेस? ये वाला पॉइंट अगर बहुत इधर है या बहुत उधर है तो क्या? दीज आर द स्पेशल केसेस। Suppose it comes very near to it and comes to center. P at center. अगर P सेंटर पर हो जाएगा तो इसमें किस क्वांटिटी के बारे में आप बता सकते हैं? X कितना हो जाएगा? 0। X को 0 करो, E कितना हो गया? 0। So P at center, E is equal to, तो यहां पर E की वैल्यू कैसी रहेगी? 0। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो एट सेंटर ऑफ द सर्कल E is equal to 0। और हमको समझ में भी आता है कि क्यों 0 होगा। देखिए, ये अगर एक सर्कल है, यहां पर एक पॉइंट पे फील्ड बनाना है, तो ये चार्ज यहां पर फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा? एस। तो ये किधर बनाएगा? ऐसा। कैंसल, ये वाला इसको कैंसल करेगा, ये वाला इसको कैंसल करेगा, अल्टीमेटली वहां क्या हो जाएगा? ठीक। इसलिए सेंटर पे कितना रहता है? 0। और जैसे ही हम सेंटर से आगे बढ़ते जाते हैं, कौन पैदा होते जाता है? हाँ, शुरू में थीटा कितना होगा? यहाँ पे 90 और cos 90 0 होता है। जैसे जैसे ये 90 एंगल ऐसा होते जाता है, cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए that x is very large compared to a. If x is very large compared to a, तो इसके एक्सप्रेशन में ये जो a plus x square है, इसमें से ये किसके बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर के बराबर। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? लेकिन आप a को 0 बोल के इसको 0 नहीं करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो if x is very large compared to a, then a square plus x square is equal to x square। ये मैथमेटिक्स। अगर हमने इसको सिर्फ x स्क्वायर किया तो बताइए x स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी हुई? x क्यूब। उस x क्यूब से एक x को कैंसिल करिए, x राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? E is equal to लैम्डा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ये कुछ जाना पहचाना है, कैसे जाना पहचाना है? ओके, पहले लिख लीजिए
अच्छा देखिए, अगर ऊपर नीचे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई से, तो नीचे ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पहचानते हैं सर? ठीक है, ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई करिए, 2 पाई ए क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, दैट इज टोटल लेंथ। उस टोटल लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई ए, तो क्या आ गया, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, अपॉन ये x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका ये मतलब है कि अगर हम एक रिंग से बहुत दूर चले जाते हैं तो रिंग का बिहेवियर कैसा हो जाता है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। और ये बहुत ऑब्वियस है, यहां से मैं आपको इतना बड़ा रिंग दिखा रहा हूं, वहां जाके देखोगे तो आपको इतनी सी चीज तो दिखेगी, आपको क्या लगेगा, इतनी छोटी सी चीज है, एक पॉइंट जैसा ही है। तो यहां पर ये चीज प्रूफ होती है। सो एट डिस्टेंस इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, लाइक पॉइंट। ये बात समझ आ गई? तो इस तरह से हमने निकाला कि एक रिंग के कारण ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अलोंग द एक्सिस बनता है। यहां पर अब मुझे ये बताइए, ए और बी, ए और बी में ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ओके, क्यों, ए नजदीक है, ठीक है, और नजदीक कर दो यार, कितना हो जाएगा, 0, तो फिर बी पे, ठीक है, बी को और दूर कर दो तो और बढ़ जाएगा, कम होते जाएगा। तो इधर भी कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होता है। ये एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, at infinity electric field is 0, that means the electric field exists in between, which is the point where electric field is maximum. Okay, we have done the calculation, mathematical calculation for this expression, that when E will be maximum, and we have found that E will be maximum when these two have a particular relation, and that relation is E to be maximum, x should be equal to a into root 2, a into root 2. That means if point P is here, electric field is 0. If we proceed from here, x goes on increasing. If x goes on increasing, E increase. Now, if E is increasing, after some time, again E is decreasing at a particular point where this x is equal to a into root 2, E will be maximum. And if you make a graph, the graph will be like this. At the center E is 0. When x become equal to a into root 2, E become maximum, and again E goes on decreasing. So our graph is like this. Yes. And similarly, if we go on the back side, the graph will be similar. So we can make it, the graph will be like this. Here it is again a root 2. So at these 2 points, a root 2 here and a root 2 here, a root 2 here and a root 2 here,
the electric field is maximum, and after that it goes on decreasing. So this is what we studied about a ring. This is one method. Okay. If we want to study what will be the electric field due to a disk. Disk is what? Disk is filled with completely with electrical charges. If it is completely filled, then this charge, this charge, this charge, all will make electric field and all will have to be added. That will become a bit difficult mathematically. What we have to do, we make a ring here, then we make a ring here, then we make a ring here, then we make a ring here, and we find a general expression for any ring. General expression for any ring, that is this. Here A is varying from 0 to A, and we find the total electric field. Okay, that is mathematically a little difficult, but we can always find out the value. And this value will be, we can simply note it down that this value will be how much? For disk. E is equal to, this has got radius A, this distance is x, and here electric field E is equal to, again, here the charge density, it is not a linear charge density, it is area charge density, and for area charge density we should write sigma. So here we will have a formula which is related to sigma, that 1 upon 4 pi epsilon naught, that will be there as it is, sigma will be there, and after that, this is 2 pi is cancelled and this remains 1 upon 2 epsilon naught into sigma, and this is to be multiplied with 1 minus x upon root x square plus a square. This we can write sigma, and we don't have to write this. So sigma upon 2 epsilon naught, 1 minus x upon x square plus a square to the power half. This is electric field because of disk of charge. So you have seen the formula for the ring, you have seen the formula for the disk, you have also seen the formula for point charge, and now we will go for another system of charges, and that system of charge is a straight conductor carrying charges. If a straight conductor is carrying charges, then what is the implication of electric field? Why it is different from the electric field due to a point? Okay, let us see that electric field due to straight conductor. So what you have seen is electric field due to point, electric field due to ring, electric field due to disk. Okay, now we will see electric field due to a charge distribution, which is a straight line. We will study electric field due to two types of straight conductors.
one straight conductor has got a finite length. That length is this much. Start from here, ends at this point. Other will be an infinite long conductor. We will take one portion of it, and due to that, we will find out the electric field. Okay, first we will take a finite length. This is a bit difficult one. Okay, this is a conductor which has got charge density. I will make it here. This will be clearer. It has got a charge density, and the charge density is lambda. Lambda per unit length. Now, there is a point anywhere here. This is point P, and its speciality is it is at a particular distance. Let us say it has got a normal distance x. Normal distance x from this conductor. Okay. We have to find electric field at this point. Now this particular point has got a speciality, a characteristic. You see, the respective position of this point, we have seen that if we place this point at the same distance x but little above, इसको अगर यहाँ पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिफरेंट मिलता है, और अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट मिलता है, यहाँ रखते हैं तो डिफरेंट मिलता है. नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट कि इसको हमको कहाँ पर रखना चाहिए? तो उसकी हमको डेफिनेशन कैसी बनानी पड़ेगी कि इसकी लोकेशन क्या है. तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा मेथड निकाला. व्हाट वी विल डू, we will join it with this end and join it with this end. We will mark this angle as alpha and we will mark this angle as beta. अब आप ये देखिए, अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, the alpha and beta will change. If this point comes here, the alpha and beta will change. That means then for every point there is a unique value of alpha and beta. इससे हम जो फॉर्मूला निकालेंगे अल्फा और बीटा को लेकर, that will give the correct electric field. Okay. अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हम इस पूरे को चार्ज मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं? आंसर इज नो. क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसा बनाएगा और ये वाला चार्ज ऐसा बनाएगा, एंड वी विल हैव टू डू ए वेक्टर सम ऑफ द टू. ओके, इफ वी हैव टू डू द वेक्टर सम ऑफ द टू, देन वी कैन नॉट डू विद स्केलर सम. तो यहां पर हम किस तरह से निकालेंगे? देखिए, देयर इज अ मेथड. फर्स्ट थिंग, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? द आंसर इज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज electric field. So we have to create a point. And how do we create a point? The answer is we take a very small length, and that small length we call as dl. But for the purpose of calculation, this small length I take a bit longer so that we can do the calculation. This is the length dl. dl. How much will be the charge on it? The answer is charge on it is lambda dl. This charge particle we can consider as a point charge which will make certain electric field here. Okay, यहां से हमने इसको मिलाया, and the distance, because we have to find out distance from the point charge. यहां से यहां का distance देखिए, this and this. Okay. Because dl is very small, we can think both the distances are same. So ये distance को हमने मान लिया small r. Okay. This angle is theta. That was alpha beta. This is theta. Okay. R, vector R,
x के साथ में जो एंगल बनाता है उस एंगल को हमने माना फाई। ये एंगल कितना है? फाई। फाई इज ए वेरिएबल एंगल। फाई के बारे में थोड़ा सा समझिए, ध्यान से कंसंट्रेट करिए। जब ये dl यहां पर है तो फाई कितना हो जाएगा? बीटा के बराबर। फाई विल बी इक्वल टू बीटा। जब ये dl यहां आ जाएगा तो फाई बीटा से छोटा हो जाएगा। जब ये dl यहां आ जाएगा तो फाई 0 हो जाएगा। जब ये dl यहां चला जाएगा तो फाई अल्फा के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज फाई? फाई इज ए वेरिएबल एंगल। ये जो फाई वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल एंगल है, इसकी लिमिट्स हैं। कहां से कहां तक लिमिट है? यहां पर इसका एक वैल्यू क्या थी? अल्फा, और यहां गया 0, फिर नेगेटिव साइड में आया और माइनस पे बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस बीटा। सो दिस अल्फा, दिस फाई इज ए वेरिएबल एंगल बिटवीन व्हाट? टू लिमिट्स, अल्फा minus beta. Okay. Now this distance r, this is also a variable. Here it is very large, here it is very small, here it is medium. At every place it is different. So this location is a general location which is full of variables. Now if the charge is placed here, lambda dl, what will be the electric field here and what will be its direction? Okay, we take as middle of the two, this will be the direction of it, E. Okay, if this is the direction of E and it's a vector quantity, this E will have two components. One component along this direction. How much should be this angle? If this angle is phi, then this angle will also be phi. Do not mind, do not confuse with the two lines. Basically it is, we can consider as one line because dl has to be very small point size. Okay, so if this angle is phi, this angle is phi, and this component is E cos phi and this component will be E sin phi. Now you see, every element, this dl we will call element, charge element. Every charge element will make an electric field here. This electric field will have two components, one E cos phi and one E sin phi. When this element comes from this side, then you can very well say there will be two components, one on this side and one will be on bottom side. So E cos phi and E sin phi for different dl will all be different. What we have to do to find it? Answer is we have to sum them up. We have to integrate them. Okay. So now we will start our calculations. What are the quantities given to us? The quantities given to us, the point P is located in such a way that it makes angle alpha and beta with the two ends. Okay. So first I will write the given quantities. Line has linear charge density. Linear charge density lambda. The two ends make angle alpha and beta with P. Alpha and beta with P. Okay, now we have to find out alpha, beta. The normal distance is x. So what are the given quantities? Lambda, alpha, beta and distance x. We have to find out electric field within these parameters. Now what we do? We take any element dl
take an element dl having charge lambda dl. Okay, then electric field E due to this element is dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon R square. This is small electric field created by this small length, and let's call it dE. Okay. Now this dE will have two components. E, which is normal to the conductor. This is conductor, this is normal. So the vector E, which is normal to the conductor, is dE cos phi. And similarly, perpendicular to the conductor, E parallel is dE sin phi. This is E normal and that is E parallel. Okay. Now first we take E normal. See, therefore E normal is equal to integration of or summation of dE cos phi. This is equal to, here is the value of dE. This we will write as integration of lambda dl upon 4 pi epsilon naught r square. Okay. Now we have to take out the constants and do certain manipulations. What is our variable quantity? Answer is, our variable quantity is phi. Now see one very small thing here I would like to do. This is dl. When the phi is here and it changes a little, how much? It changes d phi. D phi. This is d phi. If when it changes by the angle d phi, we cover the length dl. Okay, ये dl length है. अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे हमने बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है. This angle is also theta. Why this is also theta? Because dl is very small, like a point, and there will not be much difference between this angle and this angle. Therefore, if this is theta, this is also theta. Now, if this angle is theta, then this triangle, I write it here again. I make this triangle here, and this is like this way, this. This is dl, this is theta, and this line. How much will be this line? If this is dl, this is theta, this will be dl sin theta. You know, this will be dl cos theta, this will be dl sin theta. So this line is dl sin theta. Okay. Now I want to establish a relation between this dl sin theta, d phi and r. यहाँ पर देखिए, ये है r. This is dl sin theta. This is r. This is d phi.
रेडियन में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, dl sin theta upon r is equal to d phi. dl sin theta is the arc, dl sin theta upon radius r. This is equal to d phi. This small angle d phi here. Okay, this is one relation we have made from this small angle. Okay, now another thing. What is dl sin theta equal to? dl sin theta. Sin theta, take this theta in this triangle. ये कौन सा ट्रायंगल था? हमने ट्रायंगल के नाम नहीं दिए हैं, ट्रायंगल के नाम हम दे सकते हैं P. लेट्स कॉल इट A, B, C, D. E we should not take, F, and this N. This is C, N, D. This is P, C, N, C, N. Okay, now it is clear. We have made this thing. dl sin theta upon r is equal to d phi, and this gives us a result. What is that result? That dl upon r sin theta. What is the value of sin theta from angle triangle BCP? Sin theta, this is theta, this is 90 degree, this is perpendicular. So this is x, this is r. So sin theta is equal to x upon r, and here we can write it, this we can write as dl into x upon r. That is value of sin theta. This is equal to d phi. This is equal to d phi. Okay, dl into x. Now dl upon r, x upon r is equal to d phi. We want to eliminate dl as well. See here, this much. How much is this? dl upon r square. This is equal to what? d phi upon x. This is our second conclusion. We stop here. First we stopped here. See once again. First E perpendicular d cos phi. This dE is equal to lambda dl upon 4 pi epsilon naught r square into cos phi. I'm sorry, I forgot it. Cos phi upon this. Second, we started with this triangle CDN. We got this relation, and with this we got dl sin theta upon r is equal to that. And after that, okay, it should not disturb us. We got this result, dl upon r square equal to d phi upon x. Once you got this d phi upon x, we can change this thing. dl upon r square is d phi upon x. Then how much this will be? E perpendicular is equal to integral, we will take the constants out, 4 pi epsilon naught. In place of dl upon r square, we can write d phi upon x, d phi upon x, and cos phi. This is the first formula we get. E perpendicular total is integration of this.
Now x is a known quantity, lambda is a known quantity, phi is a variable quantity, and now this phi is a variable quantity and we have to do the integration. And how much phi will change? Phi is going to change from the limits alpha to beta, so we will write it alpha to beta. Here we put the limits of phi, alpha to beta. So this is our intermittent expression for E. Now we integrate it. Now you know what is the integration of cos phi d phi. Integration of cos phi d phi is sin phi, and this will be E perpendicular is equal to lambda upon 4 pi epsilon naught, and this will be x. X is again a constant because x distance remain a constant. It will come out like this, and we will have integration of cos phi d phi. Integration of cos phi d phi is simply sin phi, and it will have the limits. The limits will be alpha to minus beta. I am sorry, it should have been minus because alpha is on the upper side while beta is on the minus side. This alpha is positive, beta is negative. So therefore we take the limits from plus alpha to minus beta. These are our limits. Again, this is equal to lambda upon 4 pi epsilon naught x and sin phi, sin alpha minus sin of minus beta. Sin of minus beta is minus sin beta, so that minus will make it plus, minus sin beta. Or we can write sin minus beta. So therefore E, which is perpendicular to the conductor, that component is lambda upon 4 pi epsilon naught x sin alpha plus sin beta. This. So this is the electric field due to a charged conductor. Again, see it here. This is conductor. It has got charge distribution and density is lambda per unit length. This is the point which makes angle alpha with the top and the bottom, B on angle beta with the bottom. The distance is x. With these parameters, it will have electric field in a particular direction. That electric field we will divide into two components, one in this and one is this. Okay, so this perpendicular component is E into cos phi and this will be E into sin phi. So that we have taken any angle phi, we have got electric field due to any angle, and then we integrated it and we got it E perpendicular, that is this expression. Now what will happen to the E which is parallel to? Will there be any electric field? This was our point. Will there be any electric field in this direction? Answer is yes, there will be. So far what we have concluded? We have concluded only, we have found only electric field in this direction, which is sum of all E cos thetas, E cos phi. Now sum of this will be integration of all E sin phi. Okay, so we will start midway. That electric field parallel is integration of all the electric field and their sign component. Sign component of all the electric fields will be E parallel, and now we will write the value of dE from there. The value of dE was
lambda dr upon 4 pi epsilon naught r square. Okay, can we make it a shortcut? Yes, we can make a shortcut up to this much. Very good. Up to this much. Here is cos phi. In place of this cos phi, what we are placing? Sin phi. Rest everything, every derivation will be same up to this much. Okay, so we will use this expression, this value t, and here we will have dE, which is parallel, that is equal to integration alpha to minus beta. This is d phi by x and sin phi. Okay, so integration we will do, this x will come out, and here we have lambda upon 4 pi epsilon naught. So again, E parallel is equal to lambda upon 4 pi epsilon naught, and this will be integration of sin phi d phi. Integration of sin phi d phi is minus cos phi, and the limits are alpha beta. Now if you apply these limits, it will come out to be lambda upon 4 pi epsilon naught, and this will be cos alpha, or you can write it very well, minus cos alpha minus cos minus beta. This. Now if you solve this,